ऐसे ही है कि कोई ये कहे, एनपी या एमकेएम ये कहे हम तो गिलानी साहब की वजह से हुकूमत में है, जरदारी साहब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब जमाली साहब को कौन लाया था जी? मुशर्रफ साहब लाए थे। मैं तो मानता हूँ ना, चले मैं ये मान लेता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के उस पर जीत कर आया था। आपके मैं अपने उसूल कहाँ है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ज़िया-उल-हक साहब का बेटा नवाज शरीफ साहब के साथ, फिर मुशर्रफ के साथ, अब फिर नवाज शरीफ साहब से कुर्बत, आपके कोई उसूल है अपनी ज़िंदगी में? मैं ये पूछ रहा हूँ। कुर्बत तो अल्लाह करे कि हर एक के साथ हो मेरी। कुर्बत तो मैं कहता हूँ जरदारी साहब के साथ भी हो मेरी, कुर्बत गिलानी साहब के साथ भी मेरी है। मेरे साथ स्कूल में पढ़ते रहे, मेरे भाइयों की तरह थे, ठीक है कि नहीं। और रेफरेंडम में उन्होंने मेरे वालिद के जलसे करवाए जिसमें वो नारे लगवाया करते थे, मर्द मोमिन मर्द हक के। तो ये तो कोई बात नहीं, कुर्बत तो हर एक के साथ है। मैं एनपी के असफंदियार वली और मैं समझता हूँ हम बहुत करीबी दोस्त हैं, हम एक दूसरे को के साथ तावन भी करेंगे, लेकिन नज़रिया अगर हमारा फ़र्क है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। बट मुशर्रफ साहब से नज़रिया बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप उस काबीना का हिस्सा थे, ज़िया-उल-हक नवाज शरीफ साहब और ज़िया-उल-हक साहब में एक बात कॉमन है कि नवाज शरीफ साहब आज भी मुजाहिदीन के लिए, तालिबान के लिए एक नरम गोशा रखते हैं, शायद आप भी रखते हो। मुशर्रफ साहब तो उन्हीं मुजाहिदीन को मारने पे तुले थे ना, जो आपके फादर ने पैदा किए थे। तो फिर कैसे मुजाहिदीन को मारने, ना मेरे वालिद ने कोई मुजाहिदीन पैदा किए थे, ना मुशर्रफ उनको मार रहा था। मुशर्रफ उन मिलिटेंट्स को मार रहा था जो कि अमेरिका की वजह से यहाँ पाकिस्तान में घुस आए थे। ये उन पॉलिसीज़ की वजह से जो हमारी हुकूमतों ने जनरल ज़िया-उल-हक की शहादत के बाद बजाय उस मसले को आगे ले जाकर उसको कैश करवाते, जो पूरी दुनिया को आपने आज़ाद करवाया, जिसकी वजह से ईस्टर्न यूरोप आज़ाद हुआ, ईस्ट जर्मनी आज़ाद हुआ, हंगरी, यूगोस्लाविया, बोस्निया, ये सारे मुल्क जिसकी वजह से आज़ाद हुए वो अफगान जहाद था, जिसकी वजह से रशिया में से 8 इस्लामी रियासतें निकली। मुशर्रफ से कहा गया जी हिकमत-यार नेटवर्क को, हक्कानी नेटवर्क को और मुल्ला उमर नेटवर्क को, इन तीन के खिलाफ कार्रवाई करें। मुल्ला उमर तो पैदा भी नहीं हुआ था जब ज़िया-उल-हक मुल्ला साहब उमर का बाद जहाज चल रहा था, बाद की पैदावार है, चले। ये दो तो पैदावार है ना। हिकमत-यार बेचारे का कोई अमल दाखिल ही नहीं, भागा हुआ ईरान में बैठा हुआ था बेचारा छुप के, आज भी पता नहीं ईरान में ही हो, शायद जाके चेक करें। अब तो नेगोशिएट कर रहे हैं, सारे नेगोशिएट करेंगे, एवेंचुअली आप उन्हीं के साथ नेगोशिएट करेंगे इंशाल्लाह। हम नहीं कर रहे, नहीं हम तो करा रहे हैं, हम किरदार अदा कर रहे हैं। जी जी, हम भी कर रहे हैं ना, तो वही उन्हीं से कर रहे हैं जिनको। यही तो मसला है कि एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी दे गए ज़िया-उल-हक साहब जिसको रिवर्स भी नहीं कर सकते हम, ले दे के वहीं आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल के बाद भी अगर आज आप उनको याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं दुआओं में याद नहीं कर रहे हैं। जी जी, कोई बहुत पॉजिटिवली याद नहीं कर रहे हैं कि आप इतना खुश हो। दुआओं में पॉजिटिव नहीं कर रहे। पाकिस्तान के जो 17 करोड़ अवाम है आज भी उनके लिए दुआ करते हैं। मैं भी 17 करोड़ आऊंगा, सर बता दें 17 करोड़ एक नहीं है, एक को निकाल, 1% को निकाल देते, कोई क्रू, कोई कैमरा, कोई कहां, 1% को निकाल दें भाईजान। सर 1% को निकाल दें, 1% 17 लाख बनते हैं। आप सड़क पे जाएं, आप सड़क पे जाएं, इस इंटरव्यू के बाद सर्वे कर लें। आप सर्वे बहुत सारे किए हैं, रेडी वाले से करें, टैक्सी वाले से करें। मैं बता रहा हूँ मुशर्रफ साहब के बारे में शायद कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव कह देते हो, ज़िया-उल-हक साहब के बारे में कोई नहीं कहने को तैयार। आपको गलतफहमी है। ये जरदारी साहब ने भी कहा था कि ज़िया-उल-हक के नाम पे कोई वोट नहीं देगा, ठीक है ना। उन्होंने अपना फ्रंट मैन खड़ा किया वहाँ, खुद टिकट दिया उसके हाथ में, और मैंने अपने 12th मैन को खड़ा किया और उन सब की ज़मानतें जब्त हुई हैं। मतलब आप अभी तक यकीन रखते हैं कि ज़िया-उल-हक साहब के नाम पर आप एक बड़ी कोई लंबी चौड़ी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, और फिर मुशर्रफ साहब भी अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब अपनी करें ना करें, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हर किसी को हक है। अच्छा, वैसे आज पीपल्स पार्टी PMLN पर भरपूर तनकीद हो रही है, PMLQ उसका फ़ायदा उठा रही है। गुजरात में बड़ा अच्छा खासा वोट पड़ा है PMLQ को, गिलगित बल्तिस्तान में पॉपुलर वोट PMLN को ज़्यादा पड़ा है। आप ऐसे मौके पर अलग हो गए, अब तो कैश कर सकते थे। तो अलग देखें, मैं तो आज भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, चौधरी शुजात साहब की पर्सनली। मैं समझता हूँ उस ख़ानदान का हम पे बड़ा एहसान था कि हमने जब आर्मी हाउस छोड़ा था तो हम उनके घर में रहे थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक हल्के में जहाँ मैं अपना खुद कैंडिडेट हूँ, कागज़ मेरे भी जमा थे वहाँ, ये तो मैंने बाद में जब जरदारी साहब ने इतना इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो मैंने कहा इनके मुकाबले में अपना 12वां प्लेयर खिला के देखूँ कि ये क्या करेंगे वहाँ पर। तो उनको नहीं चाहिए था कि वहाँ किसी को खड़ा करते। सियासत में ऐसा नहीं होता। शेख रशीद से उनकी ज़्यादा लड़ाई है मेरी वजह से, मेरे से ज़्यादा लड़ाई शेख रशीद साहब से थी। शेख रशीद को सपोर्ट कर रहे थे, NA 123 में जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे थे, जंग में मुझे मालूम नहीं किसी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो मेरे हलके में जहाँ उनका इतना कोई वोट बैंक ही नहीं, परवेज़ इलाही साहब उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ इलेक्शन हो रहा था उसके इस तरफ से भी जनरल इलेक्शन में हारे, उसके इस तरफ से भी जनरल इलेक्शन में हारे, और फिर बीच में आगे उस पॉकेट में सिर्फ इसलिए कि एजाज़-उल-हक को हराना है ये उन्होंने कहा, तो फिर मैं उनके साथ कैसे रह सकता। प्रॉब्लम ये होता क्यों है? क्योंकि अब से 6-8 महीने पहले जब इस्लामाबाद में आपसे मुलाकात हुई, फिर चौधरी साहब से मुलाकात हुई, चौधरी साहब को मैं इंटरव्यू कर रहा था, चट्टर साहब के बारे में बात हुई तो उनके खिलाफ उन्होंने कुछ कह लिया, मुख्तलिफ दूसरे लोगों के खिलाफ कुछ कह लिया, नहीं कहा तो एजाज़-उल-हक के खिलाफ कुछ नहीं कहा। तो अचानक कार्ड्स कैसे बदल गए? मैं भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। मैं चौधरी शुजात के खिलाफ कैसे हो गया कि आपके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया उन्होंने? ये परवेज़ इलाही साहब से पूछे ना। परवेज़ इलाही साहब को ये दुख है कि वो सदर बनना चाहते थे शुजात को हटाकर, हम इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे थे
वो जितने हम ख्याल में, उनको भी इसलिए निकाला गया। मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया, मेरे खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। वो समझते थे कि मैं कैंडिडेट खड़ा कर दूंगा, एजाजुल हक हार जाएगा। 1,25,00,000 रुपए उसको दिए इलेक्शन लड़ने के लिए, ये कि जो खर्चा कर रहे थे उनसे पूछवा दूंगा आपको मैं। और फिर हुआ ये कि ज़मानत जब्त होगी वहाँ। तो आप अपनी पार्टी क्यों लॉन्च कर ली? हम ख्याल ग्रुप में चले जाते, सलीम सैफुल्लाह साहब, चट्टा साहब, उनके साथ हम ख्याल तो कोई पार्टी नहीं ना। देखिए, मैं उनके साथ इन प्रिंसिपली एग्री नहीं कर रहा कि उनकी सारी जद्दोजहद ये है कि काफ हमारा नाम होना चाहिए या उनका होना चाहिए। मैं कहता हूँ काफ एक पिटा हुआ नाम है, ये किसी का भी नहीं होना चाहिए। मेरी अपना सोच है ये। नहीं, बट आप तो एक मिशन पर निकले थे ना, मुझे याद है वो लास्ट इंटरव्यू, और आपका मिशन था मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करना। मैं आज भी मेरा मिशन ये है, मेरा राब्ता है ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के साथ राब्ता हुआ है। सिंध का जो इंडिपेंडेंट अलायंस यहाँ बना हुआ है, जो ना नून में है, ना पीपल्स पार्टी में है, ना हम ख्यालों में है, उनसे मेरी राब्ता हुआ है। आज मुलाकात भी होगी कुछ लोगों के साथ। इसी तरह मैंने जमाली साहब से भी बात की, अगले चंद रोज़ में हम मिल रहे हैं। मैंने पुराने लोगों से भी बात की है, मैं भी उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहता। मैं सलीम चट्टा साहब से भी मिला हूँ, कसूरी साहब से भी मिला हूँ, मैं सलीम सैफुल्लाह साहब से भी मिलूँगा वापस इस्लामाबाद जाकर, और एक नई हिकमत अमली के साथ हम सामने आने लगे हैं। इंशाल्लाह ये एक बड़ा, एक मजबूत और अल्टरनेट प्लेटफॉर्म देंगे। इसमें नून कहाँ होगी? नून बाद में अगर हमारे साथ आना शामिल हो, इत्तेहाद करे, मोस्ट वेलकम। मैम, जब आप नून की बात करते हैं, वैसे कभी ज़म होने की बात करते हैं, कभी बाद में हमसे इत्तेहाद करने की बात करते हैं, ऐसा लगता है पीएमएलएन कोई तीसरे दर्जे की पार्टी है, आप कोई बड़े प्राइमरी मेन पार्टी लग रहा है। वो सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी मैं कहता हूँ उसको। अगर बड़ी नहीं होगी, आज दूसरे नंबर पे, कल 2/3 अक्सरियत थी उनके पास। मैंने कभी नहीं कहा कि वो बड़ी जमात नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर किसी को ये हक है, और मेरा ये फ़लसफ़ा है ये मेरा, कि आप अगर अपने टिकट पर लड़कर आएँ तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप अगर किसी के टिकट पर लड़कर उसको छोड़कर सियासत करें तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ साहब से कब मिल रहे हैं? अगले इंशाल्लाह चंद रोज़ में ज़रूर मुलाकात करूँगा। एजेंडा क्या है? मुल्की सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे। तो फिर जरदारी साहब से मिल रहे हैं? और जरदारी साहब मुझे मिलना चाहें तो मोस्ट वेलकम। सदर से मिलने के लिए तो मतलब ऊपर से पैगाम आता है ना, नीचे से नहीं जाता। मतलब शहबाज शरीफ साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं या ये पैगाम आपने भेजा है? म्यूचुअली बात हो सकती है। मतलब शहबाज शरीफ साहब से आप पंजाब की सूरत हाल पे तो बात कर सकते हैं, मुल्क की सियासी सूरत नवाज शरीफ साहब से क्यों नहीं मिल रहे? उनसे भी मिलूंगा, पहले शहबाज शरीफ साहब से मिलूंगा, फिर नवाज शरीफ साहब से भी मिलूंगा। कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो जाएगी उसके बाद, जिसमें हमें एजाजुल हक साहब, पीएम? देखें, आप सियासत में तो कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अभी इरादा कोई नहीं आ सकता। बट कुछ रवैये में फ़र्क देखा है जो मुशर्रफ की बाकियात के लिए था, क्योंकि इन एनी वे आप बाकियात तो हैं मुशर्रफ की। देखिए, मेरी अभी उनसे कोई मुलाकात ही नहीं हुई कि मैं कहूँ कि रवैये में फ़र्क है। जब मैं गया था गवर्नर्स रूल जब लगा था, मैं उनको मिलने के लिए गया था, उनका रवैया बहुत अच्छा था। मैं बट ये फ़र्क ही है ना कि 1.5-2 घंटे बैठ रहा था। स्टेट मशीनरी आपकी सपोर्ट कर रही थी। जो कौन सी स्टेट मशीनरी? आपने कहा ना कि जी पुलिस की सारी चीज़ें जो थी वो पीपल्स पार्टी से विड्रॉ करा दी गई। एक चीज़ वो तो इसलिए करवाई गई कि वो नाजायज़ काम कर रहे थे वहाँ वो इसलिए करवाई गई कि जंग में भी इलेक्शन हो रहे थे, वो मेरे लिए नहीं करवाई गई। मेरे लिए तो जो हुआ है कि वहाँ रेंजर्स आई है, और रेंजर्स ने वहाँ जहाँ लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे लोगों को मार रहे थे, वहाँ रेंजर्स ने लड़ने नहीं दिया उनको। एक ज़माने में GHQ के लाडले कहलाते थे, आप अभी भी हैं? अल्लाह करे कि मैं हूँ, इसमें कौन सी बुरी बात है। हमारी फ़ौज है, मेरी तो रगों में फ़ौजी खून है भाई। फौज के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। आप आज हैं या नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। मेरी तरफ से तो होना चाहिए। अब ये उनसे पूछे जाके मैं हूँ कि नहीं। मतलब कोई है, राब्ते हैं, कोई बातचीत होती है? जैसे शेख रशीद साहब खुल के बोल देते नहीं, मैं इसको डायरेक्ट राब्ता किसी के साथ नहीं, इनडायरेक्ट तो मैं बहुत, में शादियों में मिलते हैं। वैसे दोस्त हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं। जब मैंने अप्लाई किया था, वो सारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं। आज जब हम इकट्ठे एक कोर्स में अप्लाई कर रहे थे, सबसे मुलाकात होती है। वैसे आप नहीं समझते आजकल के जो हालात हैं मुल्क के, जिसमें जमहूरी कुव्वतों से अब नेशनल सिक्योरिटी तमाम इशूज चले गए वापस GHQ के पास, किसी जमहूरी लीडर किसी जमहूरी लीडर का लाडला, किसी एंकर ने ये बात किसी जमहूरी लीडर का लाडला होने से बेहतर इंसान GHQ का लाडला हो जाए। व्हाई नॉट? आप ये प्रेफर करेंगे? आप प्रेफर कर, आप कह रहे हैं, लेकिन आपने एक बात जो मुझे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ड्राइव कर रहा हूं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ड्राइव कर रहा हूं कि खारजा पॉलिसी समेत तमाम पॉलिसी फौज बनाती है। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाती नहीं है। आज हमारी अफगानिस्तान की पॉलिसी, हमारी इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी जो थी, सारी फौज चला रही है उसको। हमारी स्ट्रेटेजिक डायलॉग, अमेरिका कहता है जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं आएंगे तो स्ट्रेटेजिक डायलॉग ही नहीं कामयाब होंगे, ठीक है कि नहीं। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उस तरफ से पैनल बनाया जाता है। सेक्रेटरीज जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ब्रीफ करने के लिए GHQ जाते हैं। तो और फिर कौन, मुझे बताएं, ये कैसी हुकूमत है, क्या गवर्नेंस है इनकी कि सेक्रेटरीज क्यों नहीं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इकट्ठे बैठते और सेक्रेटरीज वहाँ आके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारे काम इस वक्त वहीं से ड्राइव हो रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सारे, मैं कह रहा हूँ गवर्नेंस इतनी बुरी है कि कोई मुल्क इस बात पे तैयार नहीं है कि मौजूदा हुकूमत के साथ बैठकर कोई मुआहदा करे।